बहुत जल्द तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। वहाँ बंगाल का खेला होगा या कर्नाटक का नाटक होगा, ये कोई नहीं जानता। इस प्रश्न पर आज हम जेआईएच के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोहतसिम खान साहब से बातचीत करेंगे। मलिक साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि तेलंगाना का गठन जो है वो 2014 में हुआ और उसके बाद से वहाँ पर टीआरएस की सरकार है। 2018 में उसको 47% वोट मिले थे और 88 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। कांग्रेस को केवल 28% वोट मिले और वो 19 सीटें जीत सकी। पिछले दो चुनाव में बीजेपी को 7-7% वोट मिलते रहे हैं, परंतु पिछले दिनों हैदराबाद नगर निगम में कांग्रेस से ज़्यादा सीटें हासिल करके बीजेपी ने पूरे देश को चौंका दिया। वहाँ पर एक बहुत बड़ी ताकत ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, तो उसका भी जो किला है वो हैदराबाद में है और बीजेपी के आने के बावजूद वो महफूज रहा। तो ये जो है वो ओवरऑल सिचुएशन है और इसमें डिटेल में हम जो है वो मलिक साहब से बात करेंगे। मलिक साहब, सबसे पहले ये बताएं कि तेलंगाना का इलेक्शन कब एक्सपेक्टेड है? तेलंगाना के असम्बली इलेक्शंस 2023 के ख़त्म पर मिड नवंबर में वहाँ के असम्बली इलेक्शंस होने का इम्कान है और होना ज़रूरी है क्योंकि उसका टर्म ख़त्म हो रहा है। आप एक बात ये बताएं कि क्या केसीआर जो है वो अभी तकरीबन 9 साल से वहाँ पर जो है वो सत्ता में हैं, तो क्या इतने लंबे अरसे तक सरकार चलाने के बाद उनके खिलाफ कोई एंटी इनक्यूबेंसी की लहर आपको दिखाई देती है? तेलंगाना में वहाँ जो अब पहली मर्तबा जब टीआरएस जीत कर आई, उसके जीत के आने का वजह बहुत माकूल थी कि तेलंगाना के क़याम की जद्दोजहद में उनका जो रोल था, इसलिए लोगों ने उनके हक़ में वोट दिया। हालांकि तेलंगाना के बनाने में मरकज़ में कांग्रेस की सरकार का भी रोल था, लेकिन नुकसान कांग्रेस का हुआ था और टीआरएस को जीत हासिल हुई। तो टीआरएस ने, केसीआर ने वहाँ ऐसी स्कीम्स को लाने की कोशिश की जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैं, और उस स्कीम्स की वजह से उनका आवाम में और असर बढ़ गया, फार्मर्स में और पेंशनर्स में, बुज़ुर्गों में, जवानों में। तो दो बातें हो गई, एक तो तेलंगाना के जज्बा और दूसरा उनकी पॉपुलिस्ट स्कीम्स। इसलिए वो पहली बार भी बरसर इख्तियार आए, दोबारा भी बरसर इख्तियार आए। जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी का ताल्लुक़ है, वो तो किसी भी गवर्नमेंट के बाद, यानी किसी भी गवर्नमेंट को जब एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का पाया जाना फितरी है, नेचुरल है, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। लेकिन इसका कितना नुकसान होगा और अपोजिशन पार्टीज़ वहाँ जो कांग्रेस है, बीजेपी है वगैरह, वो इससे कितना फ़ायदा उठाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सवालिया निशान है। अभी भी मेरा ख़्याल ये है कि वहाँ टीआरएस की, जिसको अब बीआरएस कहा जा रहा है, पहले टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति थी, अब वो भारत राष्ट्रीय समिति है, बीआरएस नेशनल पार्टी बना दी गई रीजनल पार्टी से। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर भी ये लोग फिर एक बार काबू पा सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जब हैदराबाद के इलेक्शन हुए म्यूनसिपल के, तो वहाँ पर जो है वो बीजेपी एक ताकत के साथ उभरी और उसने जो है वो बड़े पैमाने पर टीआरएस या बीआरएस जो भी आप कहें उसका नुकसान किया। अब एक ताज़ा सर्वे फरवरी में आया था, वहाँ की एक बहुत लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया ग्रास रूट लेवल पे जाके, और उसने ये प्रेडिक्ट किया कि टीआरएस को 88 के बजाय 46 से 48 के बीच में सीटें मिलने की संभावना है। और उसने ये भी कहा कि जो है वो कांग्रेस की सीटें जो है वो बढ़ के 32 से 34 हो सकती हैं। बीजेपी के भी जो है वो 20 से 28 सीट जीतने का इम्कान है, चांसेस है।
एमआईएम के बारे में उसने बताया कि वो भी जो है वो अपनी 5-6 सीटें जो है वो इंटैक्ट रखेगी, इसके अलावा बाकी 3 लोग जीतेंगे। तो ये जो सिचुएशन आ रही है, जिसमें कि एक त्रिशंकु या एक हैंग असेंबली का प्रेडिक्शन हो रहा है, तो आप इसको किस हद तक रियलिस्टिक समझते हैं और किस हद तक ख्याली समझते हैं? इलेक्शंस में और जहाँ 2 बार एक ही पार्टी हुकूमत में रह चुकी है और तीसरी बार उनको असेंबली इलेक्शन फेस करना है, तो इसके बारे में ऐसी क़यास आराई का होना और ये तज्ज़िया होना, ये एक फ़ितरी है और एक सवालिया निशान है। लेकिन वहाँ जो बीजेपी है, वो इस कदर सीट लाएगी, ये भी एक सवालिया निशान है। बीजेपी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में भी, मौजूदा तेलंगाना में भी एक अहम फैक्टर है, लेकिन वो उनका जो असर है वो अर्बन एरियाज़ में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे है, और उनका जो पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो उतना ताकतवर नहीं है। हालांकि तेलंगाना में जो कम्युनलिज्म है वो बहुत क़दीम है और उसकी जड़ें मजबूत है, लेकिन वो जो कम्युनलिज्म है, जो फैसिज्म है, उसको वो एक पार्टी और एक पावर में तब्दील करेंगे, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि उनको 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले हैं गुज़िश्ता पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, और कुछ हद तक एमएलएज भी मिले हैं। मेरा ख्याल है कि बीजेपी एक 10 से 12 तक, 1 दर्जन वहाँ आगे बढ़ सकती है। एमएलए उसके हो सकते हैं 10-12 अफराद तक वो जीत सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा फिलवक्त बीजेपी का इम्कान वहाँ नहीं है। अब मुकाबला जो भी होगा वो कांग्रेस में होगा और टीआरएस में होगा। तो कांग्रेस का जो, अगर कांग्रेस वहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और आवाम में पहले ये एतमाद पैदा करना होगा कि हम उस मौजूदा टीआरएस सरकार का मुतबादिल बन सकते हैं। अभी जो तेलंगाना की जनता है, उनके सामने ये बात नहीं आई है कि वो जो अल्टरनेट है ये टीआरएस को छोड़कर वो कांग्रेस को हुकूमत दी जा सकती है और वो एक अच्छी हुकूमत फराहम कर सकते हैं। तो उनको बड़ा काम करना पड़ेगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और उनका दायरे असर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो भी सेंसस है ये मुंतशिर आ रहा है, मगर अभी भी जो जड़ें मजबूत हैं, जो बीडी वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं और जो पेंशनर्स हैं, और जिनको तेलंगाना सेंटिमेंट के लोग हैं, उनके ऊपर अभी, और जो उनकी जो शादी मुबारक स्कीम, कल्याणम मंडप, और एक दलित बंधु स्कीम, वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट, बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रखी है कि जिससे अभी बीआरएस का, टीआरएस का दायरे असर कांग्रेस के मुकाबले में ज़्यादा है। और ये जो कुछ आदाद शुमार हैं, ये तज़िया है, हो सकता है सही हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो अवामी रुझान है वो अभी इस कदर ताकतवर कांग्रेस के हक़ में नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो है वो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, मतलब ये म्यूनसिपल इलेक्शन से पहले। आपने कहा कि अर्बन एरियाज़ में बीजेपी का अभी भी कुछ न कुछ होल्ड है या बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, सब लोग ये बात कह रहे हैं। तो पहले तो टीआरएस का मामला ये था कि वो जो है वो कांग्रेस को अपना मुखालिफ समझती थी, एक नेचुरल बात है। और रीजनल पार्टीज़ हमेशा सेंटर के साथ अच्छी दोस्ती रखना चाहती हैं, ताकि उनको जो सरकार से, मरकज़ी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मदद मिलती है वो मिलती रहे। लेकिन अब जबकि बीजेपी एक ताकत बन के उभर रही है और शहरों में उसको चैलेंज करने लगी है, तो जो रवैया पहले टीआरएस का था कि वो राज्यसभा में जो है वो ऐन मौके पर बीजेपी को सपोर्ट कर देते थे या उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट दिखाई देते थे, तो क्या आगे भी वो रवैया रहेगा या उसमें कोई तब्दीली होगी? जो टीआरएस पार्टी है, बीआरएस पार्टी है, वो पार्टी एक रीजनल पार्टी है और वो वहाँ के तेलंगाना में अपनी पार्टी की हुकूमत चाहती है और वो तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए भी काम करना चाहती है। वो कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है, ना ही उनके कोई सोशलिस्ट नज़रियात हैं, ना कोई गांधीवादी नज़रियात है, ना ही कोई बीजेपी के नज़रियात हैं। यानी उनका कोई ऐसा कोई सियासी नज़रिया नहीं है।
वो सिर्फ एक तेलंगाना की बेहतरी के लिए काम करना, बस इतना ही है उनके नज़दीक, हुकूमत करना है। तो वो अगर ज़रूरत पड़े तो वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो वो किसी भी दीगर सियासी पार्टी से वो माहिदा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वो कोई पाबंद नहीं है, उनका कोई नज़रियाती कोई उनका वादा नहीं है। वो अपनी रियासत में एक बेहतर हुक्मरानी, यही उनकी एक लिमिटेशंस है। तो पूरे दरवाजे खुले रहते हैं, उन्होंने कोई दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन बुनियादी तौर पे वो फ़िरका परस्ती को पसंद नहीं करते। अच्छा, तेलंगाना में टीआरएस के साथ एमआईएम भी है और उनका गठबंधन बहुत दिनों से चल रहा है और उम्मीद है कि इस इलेक्शन में भी रहेगा। लेकिन अगर हंग असेंबली आ जाती है और जैसा कि आपने कहा कि जो है वो केसीआर किसी के साथ भी जा सकते हैं, उनका कोई आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन नहीं है, उनको जो है वो अपने स्टेट को जो है वो वेलफेयर स्टेट बनाना है, उसके लिए वो बीजेपी को भी जो है वो अगर ज़रूरत पड़े तो उसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो ऐसे में उनका एक पार्टनर तो एमआईएम ऑलरेडी है और दूसरा पार्टनर जो है वो बीजेपी आ जाती है। तो आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? वहाँ जो तेलंगाना में जब इलेक्शंस हो जाएंगे और टीआरएस अगर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर लेगी तो उन्हें तो किसी की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं, तो वो नॉर्मल गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन अगर उन्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी तो उनके नज़दीक बीजेपी पहली पसंद नहीं रहेगी। लेकिन उनको सबसे बड़ी अपोजिशन को तो कभी भी कोई साथ नहीं लेता और न सबसे बड़ी अपोजिशन सत्ताधारी के साथ जाती है। अगर कांग्रेस बड़ी अपोजिशन बन के उभर जाती है तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो टीआरएस के साथ चली जाएगी, या ये कि टीआरएस से ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपने सबसे बड़े जो है वो ग्रुप को, अपने सबसे बड़े मुखालिफ ग्रुप को जो है वो अपनी सरकार में शामिल करेगी, ये दोनों बातें पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हैं। हाँ, इसलिए बहुत पेचीदा सूरत हाल होगी। इसलिए अच्छा यही है कि जो भी पार्टी वहाँ पे आ जाए, वो अगर वाज़ेह अक्सरियत से आ जाए तो ये अवाम के हक़ में भी अच्छा है, हमारी नहीं, स्टेट लेकिन के हक़ अगर में नहीं अच्छा आती, है। हम एक कल्पना कर रहे हैं। तो वो वहाँ की जो अवाम असल है ना, यानी तेलंगाना की अवाम का जो रुझान है उसको रिस्पेक्ट करना उस पार्टी की जिम्मेदारी है। जी। तो तेलंगाना की अवाम का रुझान टीआरएस के हक़ में इसलिए है कि वो वेलफेयर स्टेट और नॉन कम्युनल रहेगी। वो उनका वो कम्युनल फ्लेवर नहीं रहेगा। वो यानी सबको लेकर साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो वो उस बुनियाद पे उनको जो है मैंडेट मिलेगा और ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो उसका हल ये है कि उन्हें अलायंस, चाहे वो हुकूमत में शेयर करें या हुकूमत के बाहर से करें, उनके लिए जो रहेगा इसको वो नॉन कम्युनल फोर्सेस का रहेगा। लेकिन कोई वजाहत के साथ नहीं, कैसे मैंने पहले भी कहा कि पार्टियों का मसला ये है कि वो पार्टियों को आइडियोलॉजिकल पार्टीज नहीं है। उनको लगेगा कि इनसे दोस्ती करने में फ़ायदा है या उनसे दोस्ती करने में फ़ायदा है, तो वो जिससे उनको फ़ायदा नज़र आएगा वहाँ जाएंगे। इसलिए अवाम की भी जिम्मेदारी ये है कि वो जिसके हक़ में भी वोट का इस्तेमाल करें, वो ऐसा वोट का इस्तेमाल करें कि वो हंग असम्बली से हमको बचना चाहिए और वाज़ेह अक्सरियत के साथ, या कम से कम जो मैजिक फिगर है वहाँ तकरीबन इस दफ़ा भी जो इलेक्शंस होंगे 119 60 चाहिए। हाँ 60 चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि 60 से ज़्यादा जो मौजूदा हुकूमत है वो और उनके जो करीबी अलाइस होंगे वो मैजिक फिगर को पार कर लेंगे। अच्छा, एक और काल्पनिक सवाल मैं करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि ये दोनों तकरीबन बराबर आ गए, कांग्रेस और टीआरएस। जी जी। और ये बात जो है वो कर्नाटक में देखी गई कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसका इम्पैक्ट पड़ा और जिन इलाकों से वो गई उसमें वहाँ पे उनकी 3 गुना सीटें बढ़ गई। राहुल गांधी ने काफ़ी वक्त जो है वो तेलंगाना में भी गुजारा और इस बात के चांसेस हैं कि वहाँ भी कुछ न कुछ उसका असर पड़ेगा।
अगर फ़र्ज़ करो कि ऐसा हो जाता है, थोड़ा-सा एंटी इन्क्यूबेंसी आ जाती है, थोड़ा-सा भारत जोड़ो यात्रा आ जाता है और ये लोग नज़दीक-नज़दीक आ जाते हैं और कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाने के लिए एमआईएम को अप्रोच करती है। तो उस सूरत में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? मेरा ख्याल में वहाँ जो एमआईएम है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, उनका जो बेसिक गोल है वो तो यही रहेगा कि वहाँ जो वो, पसमानदा या गरीब, दलित और ख़ास तौर पे मुसलमान, वो इनके हकूक़ के लिए वो लड़ते हैं, काम करते हैं और वही वो बताते भी हैं। तो वो कैसे उस वक्त यानी ऐसी गवर्नमेंट को बनाने में मदद कर सकते हैं जो फ़िरका परस्त हो या जिनको दुनिया में तशद्दुद का और वायलेंस और दस्तूर समाज मुखालिफ। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त कोई दोस्ती कुछ कंडीशंस में एमआईएम हो सकता है कि वहाँ की कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, तेलंगाना की बेहतरी के लिए वहाँ की वो जो कुछ जिनको नाम निहाद सेकुलर कहा जाए वो उनको सेकुलर नहीं मानते हैं, वो तो एक सेकुलर यानी ढकोसला समझते हैं, लेकिन वहाँ के तेलंगाना के अवाम की बेहतरी के लिए वो मजबूरन ऐसा फैसला करेंगे जिससे बीजेपी की हुकूमत बनने में रुकावट हो सके। अच्छा, आखिरी 2 सवाल कि ये टीआरएस से बीआरएस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी केसीआर को? नहीं, खैर ये फैसला तो उन्होंने अपने दाखिली और अपनी खारिजी ज़रूरतों के लिए किया है। वो चाहते हैं कि मुल्क में जो सेकुलर अलायंस बनता है, बनेगा या बनने की कोई उम्मीद मानते हैं, जैसे नीतीश कुमार साहब है, मायावती साहिबा है, वहाँ शरद पवार साहब है, यहाँ आम आदमी पार्टी है, या जो लोग भी ऐसी पार्टियां हैं जो मुतबादिल देना चाहती हैं बीजेपी का, तो उसके लिए उसमें वो अगर बड़ा हिस्सा लेकर आए, एक नेशनल पार्टी के तौर पर उभर के आए, कुछ वो महाराष्ट्र में, कुछ कर्नाटक में और कुछ दीगर रियासतों में, तो वो उनकी हैसियत बढ़ जाएगी, तो वो नेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल को बढ़ाना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि नेशनल वो रीजनल पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स, और वहाँ अपनी स्टेट पॉलिटिक्स में उनके पास बहुत जानशीन है, वो अपना स्टेट पॉलिटिक्स को देखेंगे, वहाँ गवर्न करेंगे और ये नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे। उसके लिए उन्होंने अपनी रीजनल पार्टी को एक नेशनल पार्टी में तब्दील करने का फैसला किया है। अच्छा, इससे पहले एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम को भारत देशम बनाया और वो एक तजर्बा हो चुका है और उन्हीं खतूत पे ये नया तजर्बा भी होने जा रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि इसका अंजाम उससे मिलता-जुलता होगा या उससे कुछ अलग होगा? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि रीजनल पार्टीज जो भी होती हैं उनका एक वक्त होता है, एक उनकी एक उम्र होती है। उम्र होती है। तो अभी यानी इस मौके पर वो भारत राष्ट्रीय समिति बना लें या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बना लें, अब उनके 2 टर्म तो हो चुके हैं और 2 टर्म में के बाद तीसरा टर्म उनके लिए है। तीसरा टर्म उनके लिए तेलंगाना में मुश्किल नहीं है, चैलेंजेस है लेकिन मुश्किल नहीं है। अब वो तो उसके बाद जो वहाँ गवर्नर बनेंगी थर्ड टर्म के लिए, अगर वो बहुत अच्छा फुलफिल करती है आवाम की ख्वाहिशात की और आवाम की मंजूर नज़र बनती है और उनकी जो नई लीडरशिप है टीआरएस की, वो आवाम को मुतमईन करने में कामयाब होती है, तो फिर फ्यूचर रहेगा। लेकिन अभी ये जो तीसरा टर्म है ये चैलेंजेस से भरा हुआ है, लेकिन इंतहाई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभी देश भर में जो है वो 2024 के पेश नज़र एक यूनिटी की और एक एकता की कोशिश हो रही है। 23 तारीख को एक बहुत बड़ा इस सिलसिले में जलसा जो है वो पटना में होने वाला है। तो ये जो पोजीशन यूनिटी की बात हो रही है, इसमें आप केसीआर साहब को हेसिटेंट पाते हैं या ये कि उनको जो है वो जोश व खरोश के साथ शामिल होकर के बीजेपी को रिप्लेस करने के लिए जद्दोजहद करने वाला लीडर देखते हैं? असल में जो मुल्क की सियासत है इसमें सिर्फ केसीआर नहीं बल्कि जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं
वो खुद हेजिटेंट का शिकार है। ये जितनी ज़ोर से अपनी बात पेश करते हैं उसमें असल में वो अपनी रियासत की पॉलिटिक्स को सबसे फोकियत देते हैं, चाहे वो ममता साहिबा हों या आम आदमी पार्टी हो या नीतीश कुमार जी हों या शरद पवार जी हों, कोई भी लीडर वो अपना स्टेट के अफेयर्स को सामने रखते हुए नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है। तो वही मामला उनका भी है। तो वो चूंकि वहाँ उनका जो फौरी हरीफ वो कांग्रेस है, तो ऐसा कोई अपोजिशन जिसमें कांग्रेस भी शरीक हो, उनको उसमें शिरकत करने में दुश्वारी होगी। तो अब एक ऐसा अपोजिशन जो कांग्रेस के बगैर हो उसमें दम नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि एक ऐसा अपोजिशन बने जिसमें कांग्रेस भी हो, दीगर तमाम भी हों। तो हम केसीआर साहब से भी ख्वाहिश करेंगे, टीआरएस से भी, कि वो कांग्रेस के साथ और दीगर लोग भी एक ऐसा अपोजिशन बनाएं। तो लोग असल ऐसे ऐसी पॉलिटिक्स और ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं हैं जिनका खद इतना बड़ा हो कि वो अपने रियासत के या अपने शख्सी उन तमाम जो हद हैं या पाबंदियां हैं उससे ऊपर उठकर मुल्क के समाज के लिए काम करें। ऐसे पॉलिटिशियंस हमारे मुल्क में अब मौजूद नहीं है। असल मसला तो यही है कि सियासत बड़ी हो गई और सियासी लीडर्स छोटे हो गए हैं। मसला एक पार्टी का नहीं है, तमाम पार्टियों का है। खैर, आपने तेलंगाना के बारे में बहुत सारा इंसाइट दिया और वहाँ की जो लोकल सिचुएशन है और आगे जो कुछ भी एक्सपेक्टेड है, जो इम्कानात है, उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर कभी आपसे इस मसले पर बात करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम।